नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द थिंकिंग थ्री और आज हमारे साथ हैं कोचाधमन के पूर्व विधायक और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद आलम साहब। आज हम सीमांचल के उन मुद्दों पर बात करेंगे जो वर्षों से उपेक्षित रहे हैं। कम साक्षरता दर, रोजगार की कमी के कारण लोगों का पलायन और इस क्षेत्र की महिलाओं की उच्च शिक्षा की चुनौतियां, ये सभी मुद्दे हमारे सामने हैं। किशनगंज में एएमयू सेंटर के फंड की रिहाई और मथुरापुर पुल का निर्माण, ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर बात करना जरूरी है। साथ ही सीमांचल में बढ़ती नशे की तस्करी और बाढ़ की समस्याओं का हल निकालने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि ये चर्चा सिर्फ साक्षरता दर नहीं बल्कि सीमांचल की आवाज है। आइए जानते हैं हमारे साथ मास्टर मुजाहिद आलम साहब का क्या कहना है इन अहम मुद्दों पर। सर, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि सीमांचल लिटरेसी रेट के हिसाब से बहुत पीछे, यानी कि बिलो एवरेज है। तो आपके हिसाब से इस पर क्या वर्क करने की जरूरत है जिससे लिटरेसी रेट आगे बढ़े और सीमांचल जो है, जो इतना बैकवर्ड कहलाता है, इतना बैकवर्ड ना कहलाए? सीमांचल में मैं किशनगंज की बात करूं, आज से 15 साल पहले निश्चित रूप से किशनगंज देश ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश में लिटरेसी रेट में सबसे पीछे था। लेकिन इन 15 सालों में सरकारी कोशिशों और इंडिविजुअली कम्युनिटी लेवल पर एजुकेशन पर जो काम हुआ है, जिसके कारण उस कलंक को हम लोग धो दिए कि आज किशनगंज या अररिया, पूर्णिया देश का या बिहार का सबसे लिटरेसी में सबसे पिछड़ा जिला नहीं। लेकिन अभी भी हमें बहुत आगे जाना है। सरकारी लेवल पर भी कोशिशें हुई। पहले आप किशनगंज जिले में मात्र 17 हाई स्कूल, आज 140 हाई स्कूल हैं। इसके अलावा 1000 करोड़ से नीतीश कुमार ने डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज बनाया है एर्रावाड़ी में, जहाँ एग्रीकल्चर, वेटनरी, फिशरी की पढ़ाई होती है। उसी तरह ठाकुरगंज में जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बेरियाडांगी में वेटनरी कॉलेज है। अभी 25 अक्टूबर से माइनॉरिटी ज़्यादा जो पॉपुलेशन सीमांचल में माइनॉरिटीज़ का है, उसमें शिक्षा में वो सबसे पीछे हैं। उसको आगे ले जाने के लिए माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, अल्पसंख्यक आवास विद्यालय, अभी 25 अक्टूबर से सेशन 2024-25 की पढ़ाई शुरू हो रही है, जहाँ 9वीं से लेकर 12वीं तक जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, एडमिशन से लेके रहने, पढ़ाई से लेके ड्रेस से लेके दवाई, खाना पीना सब टोटल फ्री है बिहार। तो ये 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो काम हो रहा है। फिर जो है आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ भी खुल रही है। अल करीम यूनिवर्सिटी आपको कटिहार में, माता गुजरी यूनिवर्सिटी जो है आपका किशनगंज में, फिर पाइपलाइन में जो है बुखारी यूनिवर्सिटी भी है किशनगंज में। तो काम एजुकेशन पर हो रहा है और आगे सबके सामूहिक प्रयास से सरकार और वहाँ के लोगों में जागरूकता लाकर जो है हम लोग जो है उसको पार और आगे ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीमांचल जो एरिया है, खास करके हमारा पूर्णिया और किशनगंज के कुछ एरिया जो बाढ़ से बहुत प्रभावित है। जब मैं बायसी की बात करूँ तो मैं बायसी सीमा मथुरापुर से, वो सारे गाँव जैसे मथुरापुर हो गया, कपड़ा, चनकी हो गया, तारावाली हो गया, इन सब का बहुत अच्छे से जायजा होगा। वाली है, तारावाली है, बाढ़ से हजारों लोग तबाह बर्बाद होते हैं, सबके कच्चे घर, मकान या पक्के रोड टूट जाते हैं। और तो गवर्नमेंट ने इसके लिए सर क्या उपाय किए हैं? अभी तक कुछ उपाय किए? निश्चित रूप से सीमांचल का जो एरिया है वो नेपाल से सटा हुआ है। अब सारी नदियां नेपाल की तराई से आती है और सीमांचल होकर फिर गंगा में जाके वो गिरती है। सर, हम नेपाल को बहुत पहले से बदनाम करते हैं। नहीं, एक मिनट सुनिए, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। तो ये नदियाँ बरसात में नदी कटाव, बाढ़, सैलाब जैसी विभीषिका से लोग जूझते हैं और गर्मी के दिनों में सुखाड़। इसका अगर सही मैनेजमेंट हो तो ये नदियाँ जो है अभिशाप नहीं, ये वरदान साबित होगी। उसी के लिए एक जो है मरहूम तस्लीमुद्दीन सीमांचल गांधी एक योजना के लिए बहुत संघर्ष किए
महानंदा बेसिन परियोजना। उसके तहत सीमांचल की जितनी नदियां हैं उन पे दोनों तरफ तटबंध बनना है और ये काम कुल 5 फेज में होना है। पहला फेज काम हो चुका है। दूसरे फेज में महानंदा नदी जो कटिहार से शुरू होकर आजमनगर के पास शुरू होकर कोचा दामन में कुट्टी घाट तक जाना है। उसी तरह रतवा नदी जो टेढ़ा का जो कूड़ा है और एक नागर नदी, कुल 199.5 किलोमीटर तटबंध बनना है। लेकिन इसमें राजनीति हो गई है, कहीं कहीं पर गलती के कारण जो बांध का अलाइनमेंट है वो नदी से दूर हो गया, कई गांव जो है उसके अंदर पड़ गया। उसका समाधान होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री, जल संसाधन मंत्री, तो विभाग के सचिव से भी बात की। उसके लिए कटिहार में मीटिंग भी हुई थी कि जो गांव अंदर पड़ गए बांध के अंदर, तो निश्चित रूप से बरसात के दिनों में नदी और ओवरफ्लो होगा, वो जलमग्न हो जाएंगे। उसके लिए आया था कि उसको रिंग बांध से या फिर जहाँ तक पॉसिबल हो उसका अलाइनमेंट चेंज किया जाए। लेकिन आप देखे होंगे पिछले दिनों सबसे ज़्यादा 22 में लोगों ने जो है वहाँ धरना प्रदर्शन महानंदा बेसिन काम को, इसका टेंडर हो चुका है। हैदराबाद की एक कंपनी BSPCL को काम मिल चुका है, लेकिन इसी राजनीति के कारण भाई ठीक है आप, ये दो तरह की बातें होती है। एक तरफ सांसद जी बोलते हैं महानंदा बेसिन लाओ और दूसरी तरफ जो है बैसी में जाकर धरने पे बैठते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं, उनको पदाधिकारियों के साथ बैठना चाहिए। जहाँ इश्यूज है जो गांव अलाइनमेंट के अंदर पड़ते हैं वहाँ पर अलाइनमेंट चेंज हो, यानी तो रिंग बांध से उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो जब तक महानंदा बेसिन परियोजना जो 5 फेज में है, दूसरे फेज में ही इतनी नेतागिरी, इतनी देरी हो रही है, तो 5 फेज जब तक पूरा नहीं होगा उसका स्थायी समाधान नहीं होगा। दूसरा एक योजना है कोसी मेची लिंक परियोजना। इस बार के केंद्र सरकार के बजट में आप देखे होंगे कि विशेष पैकेज के तौर पर 11,200 करोड़ जो इस विभाग को दिया गया है वो कोसी मेची लिंक परियोजना। ये जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब ये योजना को पाइपलाइन में लाया गया था, लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार में अटका हुआ था। अभी पिछले साल इसको क्लियरेंस मिला और अब पैसा भी। इसके तहत मेची नदी जो बंगाल सीमा गलगलिया ठाकुरगंज से निकलती है और कोसी तक सारी नदियों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किया जाएगा। इनका पानी उसमें जहाँ जिस नदी में ज़्यादा पानी है उसके पानी को दूसरे नदी में जहाँ कम है उससे जो है गर्मी के दिनों में सुखाड़ में उस पानी का हम लोग इस्तेमाल खेती इरिगेशन और उसमें बिजली पैदा करने के लिए भी। तो ये सब योजनाएं अगर धरातल पर उतरती हैं तो ये जो बाढ़ नदी कटाव से जो भी सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं, आपका बैसी निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इससे हम लोगों को छुटकारा मिलेगा। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है, सीमांचल में आप लोगों ने बहुत मेहनत करा कि AMU का सेंटर आया, AMU का सेंटर आ भी गया, लेकिन अब तक ठप पड़ा है। बस नाम का AMU तो आया है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए कुछ फायदा नहीं है। इसकी वजह आप जानते हैं? आपसे बस नहीं जानते हैं तो आप सब जान जाइए। AMU सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के बाद फातमी कमेटी जो अली अशरफ फातमी साहब थे उस वक्त जो है स्टेट HRD मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता था, जो दरभंगा से सांसद हुआ करते, उनके रिकमेंड वो एक कमेटी बनी थी हायर एजुकेशन में माइनॉरिटीज के लिए। उन्होंने 5 सेंटर के लिए रिकमेंड किया था। मध्य प्रदेश में भोपाल जो मध्य प्रदेश में, पूना महाराष्ट्र में, और जो है आपका बंगाल में मुर्शिदाबाद, किशनगंज सीमांचल में कटिहार, और जो है आपका केरल में मल्लापुरम। 2 जगह तो जमीन नहीं दिया गया आपको, पुणे और भोपाल में 3 जगह जमीन दिया गया। जमीन नीतीश जी ने कहा कि नहीं, इसके लिए किशनगंज सबसे ज़्यादा सुटेबल है, ज़्यादा माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, जमीन भी दिया। फिर भी BC ने ये
कहा कि जो ये जमीन 3 टुकड़े में है उसको लेने से इनकार किया। फिर उसके लिए आंदोलन भी हुआ। जमीन 1 टुकड़े में 30 दिसंबर 2011 को हस्तांतरित कर दिया गया। 30 दिसंबर 2011 को यूपीए की सरकार थी और 2014 अप्रैल तक रही यूपीए की सरकार मनमोहन गांधी, लेकिन इन लगभग 2.5 साल से ऊपर वक्फे में इन्होंने ना तो इसके पोस्ट को सैंक्शन दिया, जो उसके लिए एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए 29 टीचिंग पोस्ट जो है सृजित है और स्वीकृत में फर्क है, और 19 जो है 19 नॉन टीचिंग पोस्ट, न इसके पोस्ट सैंक्शन किया और न इसके फंड को रिलीज किया। 2.5 साल आपको मिला। आप तो कल जामीन के लिए आंदोलन कर रहे थे, बोला आज नीतीश 1 टुकड़े में नीतीश जी जमीन दे, 500 करोड़ रखा हुआ है, काम शुरू हो जाए। इसके बरक्स जब चुनाव आया 30 जनवरी 2014 को, मैडम सोनिया गांधी 136.82 करोड़ रुपये जो है का शिलान्यास कर दी। न वो फंड स्वीकृत थे न ये योजना स्वीकृत। कोई भी किसी चीज का शिलान्यास होता तो पहले योजना स्वीकृत होना है। तो 2.5 साल में वो भी कुछ नहीं किया। जब एनडीए की सरकार आई 2014 में, उसके बाद उस 136.82 करोड़ जब ईएफसी जो यूजीसी का सैंक्शन किया, 10 करोड़ रुपए रिलीज हुए। 10 करोड़ रुपए 3 दिसंबर 2015 को। उसके बाद जो है वो पैसे बाउंड्री में खर्च हुआ। कुछ जो है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है, टीचर्स की सैलरी वगैरह, उसमें खर्च हुआ, जिसके कारण जब वो मार्च 2017 में वो यूटिलाइजेशन दिया और जो ये 136.82 करोड़ की जो बात कही गई थी वो ड्यूरिंग 12 5-year प्लान, और ड्यूरिंग ये 12 5-year प्लान मार्च 2017 में लैप्स कर गया, खत्म, वो पैसे भी खत्म। उसके बाद मामला एनजीटी में गया। किसी ने शरारत के तौर पर जो है वो एनजीटी ईस्टर्न जोन में केस किया कि ये जो जमीन है महानंदा के बीच में है, बाउंड्री जो है नदी के बीचों बीच, उसके अपने रॉ मटेरियल्स जो है स्टोन चिप्स और सेम का प्रयोग किया जा रहा है। और जो है उसमें पहला पार्टी एएमयू था, लेकिन एएमयू ने एनजीटी में अपने केस की पैरवी नहीं की। इसका आप जजमेंट आप देखेंगे 18 फरवरी 2019 को जजमेंट आया एनजीटी का, उसमें यही लिखा हुआ लास्ट 2 डेज एएमयू की तरफ से कोई एफआईआर नहीं हुआ। और एएमयू और जो उसके बाद फैसला आया कि एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा नई दिल्ली, जो सेंट्रल जो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसकी इजाजत के बिना कोई काम उस जो 224.04 एकड़ जमीन दिया गया है नहीं कर सकते हैं। तो तब से मामला वहाँ पेंडिंग है, बार बार करस्पॉन्डेंस हो रहा है। अभी पिछले दिनों में नीतीश जी से भी मिला था, लेकिन हमारे जो लीडर है वो रैली ये जो है क्या कहते हैं बैनर लेके खड़े रहते हैं कि रिलीज फंड फॉर एएमयू। तो भाई पहले जब तक जमीन पर से लिटिगेशन खत्म नहीं होगा और एएमयू का फंड से रिलीज, आप एएमयू के बीसी से बात कीजिए, उसके फाइनेंस ऑफिसर रजिस्ट्रार से बात कीजिए, तो वहाँ जो फंड से रिलेटेड जितना प्रपोजल था सारे को विड्रॉ कर दिया है। जब तक जमीन पर से एनएमसीजी परमिशन नहीं देती है उस 224.04 एकड़ लैंड पर, तब तक वहाँ कोई काम नहीं होता। भी मिला था मैं पिछले 5 अगस्त को ही, और उसके लिए फिर यहाँ भी हम लोग ये कर रहे हैं। मैं इसके लिए जो है PIL भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल गलती के कारण मैं खुद पिटिशनर था। मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। बाद में जो सीनियर वकील वो रोक दिए फाइनल डेट को कि ये आपके अगेंस्ट में फैसला जाएगा जनहित याचिका में। कोई एक आम आदमी जो इससे अफेक्टेड है वो होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल लीडर अगर इसको करता है, जैसे ही मालूम होगा वो आपको रिजेक्ट कर देगा और आप पर जुर्माना भी होगा। इसी कारण जो वो मामला अभी है, हम लोग फिर से उस पर जा रहे हैं। किसी एक स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं और उस PIL को जो
तो हर तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग भी वहीं से हैं, हम लोग भी इस पे अपना एक्शन ले सकते हैं बेसिकली अगर चाहें तो, लेकिन मतलब आपको लगता है कि सिर्फ यही सोल्यूशन है? मतलब ऐसे अगर हम पीआईएल देते हैं, पीआईएल सरकार के पास जो है, जो सरकार है ना यूपीए की ना एनडीए कर रही जी। है। आज साहब मैं तो एनडीए का एक जेडीयू से जुड़ा हुआ हूँ, जी लेकिन दर्द है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप देखे होंगे मेरा मुख्तार अब्बास नकवी थे, उनसे भी मैं मिला, रजिस्ट्रार साहब तारिक मंसूर, जमीरुद्दीन शाह, पीके अजीज साहब, कितने बार हमसे ज्यादा कोई सांसद मिले हैं क्या इन लोगों से? सर आपके हिसाब से ये काम कितना जल्दी हो सकता है? और क्या काम जब तक एनएमसीजी से ये नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और हम पहले मेन चीज था कि अगर पोस्ट सैंक्शन रहता तो उसको पेमेंट होता। अभी जितने भी वहाँ एम्प्लॉय हैं वो गेस्ट टीचर हैं, गेस्ट टीचर को क्या मिलता है, उसको अगर बेटर अपॉर्चुनिटी छोड़ के चले जाता जी। है। और अभी वहाँ जो बीएड की पढ़ाई होती है वो भी रोक दिया गया। इस शर्त के साथ हुआ था, 2 साल के लिए मंजूरी दिया था कि जो ये 2 साल के अंदर ये अपना इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। अभी तो नीतीश जी ने जो माइनॉरिटी बॉयज गर्ल्स हॉस्टल दिया है उस पर चल रहा है। फिर जो अभी जो कुछ दिन पहले जो डायरेक्टर थे एएमयू किशनगंज सेंटर के, वो मिले थे 19 दिसंबर 2000 में, मुझे 200 कमरे का बिल्डिंग चाहिए, मैं यहाँ पर जो है लॉ की पढ़ाई शुरू करूँगा। 10.5 करोड़ से दोनों बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन कोई करने वाला नहीं है। इसमें गलती एएमयू की भी है, ये लोग लापरवाह, एएमयू किशनगंज सेंटर के प्रति जो है उतने सीरियस नहीं है। कोर्ट में भी लापरवाही बरते और अब भी बरत रहे हैं। और यूपीए सरकार की सबसे ज्यादा गलती है। और फिर अभी जो वर्तमान में 10 एनडी इनकी भी है। इसके कारण आज एएमयू किशनगंज सेंटर का जो मामला है ये जो खटाई में पड़ा हुआ। सर हमारे भैया की तरफ से एक क्वेश्चन है कि मेरा गांव जो है सब 22 एरिया में सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। अगर आप देख रहे हैं हमारा गांव जो है सूर्यटोला मुद्रापुर, ठीक है, उससे 15 किलोमीटर दूर चले पलसा में आपको एक पुल दिखेगा, और उससे अगर 15 किलोमीटर आगे जाते हैं तो आपको एक 22 में परवान पुल मिलेगा। उसके बीच कहीं पे भी पुल नहीं है सर। और इसके भी जितने भी गाँव आते हैं सबको नदी पार करने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। निश्चित रूप से आपका जो आप बताए 22 में ताराबाड़ी, वो गांव पूरा पंचायत जी टापू है। आज आप कहीं से भी किधरों से भी उस गांव में नहीं जा सकते। जी, मैं वही कह रहा था कि मतलब से रोजाना कम से 15 से 20 हजार लोग रोजाना नाव से इस पार से उस पार। कोई होना चाहिए ना, लोग भी तो नहीं चाह रहे हैं। लोग जो है काम के नाम पर वोट नहीं कर रहे हैं। आप सुनिए, करप्शन की बात मैं लोगों की बात कर रहा हूँ कि लोग भी काम के नाम पर वोट नहीं करते कि किससे मेरा काम होगा, इश्यूज हल होंगे। एक पुल है खारी पुल, नाम सुने होंगे, और वो पुल आज 12 साल से अदर में है। बस खाली उसका अप्रोच का काम है। एमपी गए आए फिर दोबारा एमपी बन गए, समझ गए। और 8 किलोमीटर अमोर की दूरी है, आज लोग 60 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं। उसी तरह रसेली घाट पुल है, 12 साल से अदर में है। तो जब बाकी दिनों में तो याद रहता है कभी नदी कटाव है, लोग हल्ला कर रहे हैं, इसके खिलाफ बोलते हैं। जब चुनाव आता है तो बोलते हैं कि बोले क्या करेंगे, मजबूरी है, तो मजबूरी झेलिए। सर इसका मेन रीजन है, मैं आपको बताता हूँ, लिटरेसी रेट की कमी। लोगों को समझ नहीं उसके वोट की कीमत। अरे जो इलिटरेट है वो ना, जो लिटरेट है वो ज्यादा, जो इलिटरेट लोगों को जो बदगुमान करते हैं, बस पैसे चाहिए। वो चाहते हैं, जो लिटरेट लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि सारे लोग जागरूक हो जाएंगे तो हमारी नेता की दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये जाहिल ले रहे, ये मुर्दा कौम रहे, इसी तरह मरते रहे, जूझते रहे। वो तो उस फंडा पर काम कर रहे हैं, लोगों को तब ऊपर उठना ना पड़ेगा। सर मैंने किशन से पढ़ाई की, 10th की, और आप इंटरव्यू में आते भी थे जब हमारा टेस्ट होता था। मैं आपके स्पीच वहाँ पे भी सुन रहा था, मैं वहीं से आपका फैन बन गया था एक तरह से। लेकिन मेरा सर मेरी बात ये है कि उस वक्त किशन का माहौल थोड़ा ठीक था, लेकिन अभी बहुत सारे नशेड़ी चर्ची जो डिसमेंट करते हैं, इसलिए सारा बहुत अपराध बढ़ रहा है सर। और इससे हमारे जो युवा है, यूथ हैं, उन पर बहुत गंदा असर पड़ रहा है। ये निश्चित रूप से ये अभी सबसे बड़ी समस्या है।
इसके कारण जो है अपराध में जो क्राइम में भी ग्राफ में या अच्छे के घर के लोग गलत रास्ते पकड़ते। इसमें जो है सबसे बड़ी कमी गार्जियन की है और उसको मोरल एजुकेशन नहीं दिया गया। इसकी क्या तमीज है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपको दिखा के जो है सिगरेट पिएंगे, गुटखा खाएंगे, वो समझते हैं कि हम बहुत निशान समझते हैं। जी। पहले जो है हम लोग जो है कोई बड़े बुजुर्ग चाहे वो अमीर हो गरीब हो तो उसके सामने बैठने पहले उनको कुर्सी देते थे कि बैठिए। आज आप अगर चले जाएंगे कोई बैठा हुआ तो टांग पर टांग बैठा के आएगा, सिगरेट का धुआं फेंक कर नहीं होगा, आप ही के ऊपर फेंक देगा। इसमें समझ रहा है किसान। पेरेंट्स तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बेहतर एजुकेशन के बाहर भेजते हैं। एजुकेशन का ऐसा कोई ये नहीं है, एजुकेशन के लिए अभी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, सरकार के तरफ से इतनी फैसिलिटीज है, स्कॉलरशिप है, पैसे हैं, तो इसमें लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। नहीं, हमारा क्वेश्चन अलग है सर। पढ़ने के लिए वो लोग गार्जियन तो सोचता है कि अपने बच्चों को हम ट्यूशन में भेज रहे हैं, लेकिन वो वहाँ जाके ड्रग्स या स्मोक कर रहे हैं। लेकिन हमें इसके लिए तो बच्चों पर भी निगरानी होगा ना। आप दिल्ली आ रहे हैं तो मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं सर वो बात उसको भी तो देखना होगा, लेकिन उसकी भी जो जानकारी। मेन डीलर है सर, उनके लिए आपने क्या किया? उनको पकड़ना, कैसे रखना है, बच्चों को जो बिगाड़ रहा है, और हमारे सिर्फ नस्लें बर्बाद हो जाएंगी सर। नहीं तो उसके लिए कोई तो तो वहाँ पे सप्लाई कर रहा है। हाँ, एक्चुअली कोई तो है। वैसा वो तो बहुत बड़ा नेक्सस है, जी आप समझ रहे हैं। जी। तो उसके लिए भी पकड़ा भी जा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं। जो बिगड़ रहे हैं उनके लिए जो है सेंटर भी बना हुआ है, हमें तो जल्दी नशा मुक्ति केंद्र, लेकिन उसमें जब तक आप जो है लोग जागरूक नहीं होंगे, सबको अभियान चलाना पड़ेगा। प्रशासन, पुलिस हर घर में हर जगह नहीं ये करना पड़ेगा। समाज के लोगों को, अच्छा हम क्या करते हैं, कोई नशा का सेवन कर रहा है हम देख लेते हैं, इग्नोर कर जाते हैं। गार्जियंस को अगर वो ये सोचते हैं कि हम बोल लेंगे, इनकी शिकायत करेंगे, उनका गार्जियन हम ही को डांट देगा कि आप मेरे बच्चे पर गलत आरोप लगा रहे हैं। ये सोच बदलना पड़ेगा। मोरल एजुकेशन की कमी है। एक बार जब से मैंने होश संभाला तब से मैं देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार की सरकार है हमारे बिहार में। जब से मुझे पॉलिटिक्स के बारे में समझ में आई है, मैं इतना समझने लायक बना हूँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वुमेन्स एजुकेशन जो है वो तो हो रही है, लेकिन हायर एजुकेशन तक नहीं जा पा रही। इसके लिए सरकार क्या इनिशिएटिव चला रही है जिससे वुमेन्स एजुकेशन आगे बढ़े? मतलब फीमेल लिटरेसी रेट से फीमेल लिटरेसी में जितना नीतीश जी ने काम किया उतना देश में किसी ने काम नहीं किया। महिलाओं को सशक्त करने के लिए उसको रिजर्वेशन, पंचायती राज संस्थान से लेकर नौकरी तक। आज पुलिस में जानते हैं बिहार में महिला पुलिस का संख्या कितना, 26.2। ये हाईएस्ट इन इंडिया। जो गुजरात या महाराष्ट्र, पंजाब बोल रहे हैं, ये लोग अग्रणी राज्य हैं, वो भी बिहार से बहुत पीछे है। आप देखिए बेटी जिस दिन पैदा होती है उस दिन से लेके बीए तक हर साल उसके अकाउंट में पैसा आते रहेगा। तो ये सब तो वुमेन एम्पावरमेंट और उसको अपलिफ्ट करने के लिए नहीं है। नीतीश जी आज उसको दूसरे स्टेट, दूसरे देश फॉलो कर रहे हैं। जो साइकिल योजना है, महिला एजुकेशन था, हमने वुमेन्स एजुकेशन समझ गए, गर्ल्स एजुकेशन हमारे यहाँ कितना था। आज नीतीश जी के इस योजना, पोशाक और साइकिल योजना पहले लड़कियों के लिए शुरू हुआ और उसका जो है कामयाबी देख करके आज उसको लागू किया लड़कों के लिए भी। आज उसको दूसरे देश भी उसको कॉपी कर रहे हैं, खाली राज्य नहीं कर रहे हैं। आज इतनी नौकरियों में महिलाएं आ गई हैं, टीचर्स में और दूसरे जॉब में। आज डीएम, एसपी से लेके डिप्टी कलेक्टर भी हैं। सर एक सवाल हमारा है, आपकी सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को तो हमने पढ़ा दिया, लेकिन बेटी को बचा नहीं पाए। और आए दिन आप देख रहे हैं मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है। अगर हम अपनी बहन को अगर बाहर पढ़ने भेज रहे हैं तो हम भी एक आश्वस्त नहीं है कि शायद कल को हमारी बहन सही सलामत रहेगी भी कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं सर? आपके लिए कानून है, कानून का राज है। आप देख लीजिए कानून बने हुए कितने भी सख्त, दुनिया का कोई कंट्री, अमेरिका में सबसे ज्यादा मर्डर होता है। गन कल्चर आप खुद पढ़े लिखे, दिल्ली में जानते हैं।
तो कानून से ही आप क्राइम पर कंट्रोल, ये देखना है कि कोई जुर्म हुआ उसके आफ्टर इफेक्ट का जो क्रिमिनल है उसके प्रति एडमिनिस्ट्रेशन का क्या अप्रोच है, कितने लोगों को सजा। मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, कुछ दिनों पहले एक मजदूर की बेटी, उसके साथ गैंग रेप हुआ, हम लोगों को मालूम हुआ, गए सब लोग मिलने लगे। आज जो सारे लड़के उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उसको 5 लाख रुपए जो सरकार से दिलवाया उस लड़की को, वो मैट्रिक पास थी, मैं खुद नेहरू कॉलेज से इंटर करवाया, अभी अपना वो खुद रास्ता ये कर रही है, जैसे एक मजदूर की बेटी है। सर नीट स्कैम पे आप क्या कहेंगे? इस पर आखिरी सवाल नीट स्कैम पे क्या कहेंगे? नीट स्कैम पर नहीं, वो गलत है, कोई भी बच्चे तैयार कर रहे हैं, अगर ये जो माफिया मावाली लोग हैं, ये लोग इस तरह से स्कैम करके मेरिट को करस कर रहे हैं, जो भी इसके पीछे हो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें तो मारा गरीब बेचारा मारा जाता है, वो लोग तो जो पैसे वाले हैं पैसे दे करके अपना काम निकाल लेते हैं,